आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है नर्स इक्वेशन। और आपको पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में कंडक्टेंस के ऊपर हमने डिस्कशन किया। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसके ईएमएफ से रिलेट करता है। पहले हमने जो भी ईएमएफ निकालने का तरीका सीखा था वो तब फॉलो होता है जब केस स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड केस का मतलब तो आपको पता होगा कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, है ना। प्रेशर गैस का क्या होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए। अगर कोई गैस उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 बार। और स्टैंडर्ड केस में आपको याद होगा कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, 1 मोलर। तो ये स्टैंडर्ड केस है, टेम्परेचर, प्रेशर किसी भी गैस का और कंसंट्रेशन। तो ऐसे केसेस में हम जो भी ईएमएफ निकालते थे या फिर हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते थे उसको हम क्या कहते थे, स्टैंडर्ड। क्या कहते थे, स्टैंडर्ड केस। लेकिन आज हमें यह जानना है कि अगर केस स्टैंडर्ड नहीं होगा तो उस समय हम सेल का ईएमएफ किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मतलब टेम्परेचर तो जनरली आपके पास जो भी मिलेगा कि स्टैंडर्ड वाला ही मिलेगा, लेकिन इन दोनों में चेंजेस आएगा। कभी गैस के प्रेशर में चेंज आएगा और आप देखेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन है, जो हमारा इलेक्ट्रोड के अंदर जो कंसंट्रेशन होगा उसमें कभी कभी चेंजेस आएगा। 1 मोलर के बजाय 0.1, 0.01 या और भी कुछ चेंजेस आ सकता है। तो आज हमें ये सीखना है कि उस पर्टिकुलर केस में जब केस स्टैंडर्ड नहीं होगा तो हम लोग सेल का ईएमएफ किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और इसको जानने के लिए हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, नर्स इक्वेशन। तो क्या है नर्स इक्वेशन, उसको मैं पहले लिखता हूं फिर डिटेल में आपको समझाता हूं। ओके, चलिए इसको हटा दें। नर्स इक्वेशन में क्या है इक्वेशन, आप देखिए, E ऑफ सेल इक्वल टू E5, मतलब ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है और ये नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल है, माइनस RT बाय NF ln Q। अब आप एक एक करके देखिए कि ये वो रिलेशनशिप है जिसके थ्रू हमें सेल का ईएमएफ फाइंड करना है जब केस स्टैंडर्ड नहीं होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ R क्या है, E0 क्या है, सबके बारे में बातें होंगी कि जो हमारा यहाँ पर E0 है ना, ये जो E0 है हमारा, ये कौन है, स्टैंडर्ड ईएमएफ है, ठीक है। या सेल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, अगर सिंगल इलेक्ट्रोड है तो ये हाफ सेल के लिए भी यूज होगा और फुल सेल के लिए भी यूज होगा। R क्या है हमारे पास, इट इज गैस कांस्टेंट, आपको इसकी वैल्यू पता होगी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर अभी आपको 25 डिग्री सेल्सियस पर ही देखने को मिलेगा, मतलब 298 केल्विन। M क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि सर्किट में घूमेगा, पूरे सेल में घूमेगा। F क्या है, आपको याद होना चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, इसको हम फैराडे कांस्टेंट बोलते थे, 96,500 कूलम। और ये जो लिखा है ना ln क्यूब को आप समझिए कि ये जो है ना log क्यू लिखा हुआ है और बेस में क्या है इसके E। अगर आप ln क्यूब को log 10 बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में यहाँ पर E नहीं log 10 बेस यूज किया जाता है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ऐसा 2.303 log 10 बेस क्यूब। समझ रहे हैं, 2.303 आप आगे लगा देंगे तो ये जो बेस में E है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log 10 बेस में। और हमें यही वाला पहले यूज करना है। अगर कहीं पर भी ln लिखा हो तो आप समझिए कि वो log है लेकिन बेस में क्या है, E है। और अगर ln नहीं लिखा है, log 10 बेस लिखा है, तो 10 बेस का मतलब अलग हो जाता है। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं बारी बारी से कि अगर इन सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे बिठा के सॉल्व करें तो क्या मॉडरेट इक्वेशन बनेगा जिसको हमें याद रखना है। अब देखिए, इसकी वैल्यू तो चेंज होगी, डिपेंड करता है कि कौन सा सेल है, उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या है।
माइनस R की वैल्यू क्या है, इट इज 8.314 इनटू टेम्परेचर इज 298 केल्विन बाय n तो हमेशा बदलता रहेगा, F है 96,500 कूलम, और ln क्यूब के बदले में क्या लिखना है हमें, 2.303 log 10 बेस क्यूब। देख रहे हैं आप, ये हमने वैल्यू बिठा दिया। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट इज 0.0591 बाय n log 10 बेस क्यूब। यही है हमारा इक्वेशन जिसको हम सॉल्विंग के लिए यूज करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है ना, आपको ये वाला इक्वेशन याद रखना है कि यही है हमारा फॉर्मूला किसी भी सेल के ईएमएफ निकालने का जब केस स्टैंडर्ड नहीं होगा। अब देखिए ये जो ई ऑफ सेल लिखा हमने, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ है। जब केस स्टैंडर्ड नहीं होगा तब के लिए ये ई के ऊपर जो हमने पाई लगाया है, ये क्या स्टैंडर्ड केस के लिए डिनोट किया जाता है। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट, और क्यू क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसके बारे में अभी आपको बताएंगे कि ये कैसे निकाला जाता है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि इक्वेशन कैसे बना। अब चलिए आपको मैं बताता हूँ बारी बारी से कि जो चीज अननोन है इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में दी होगी, अगर नहीं दी होगी तो आपको निकालना पड़ेगा ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट करके, जिसका आपको पहले ही बता दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब हमने आपको ईएमएफ निकालना बताया। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है कि हमें एन कैसे निकालना है और क्यू कैसे निकालना, पहले एन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिंक है ना, अगर ये जिंक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये मैंने किसके लिए लिखा, हाफ सेल के लिए लिखा। समझ रहे हैं किसके लिए लिखा मैंने, हाफ सेल के लिए आपको बताया। हाफ सेल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप फुल सेल की बात करें, देखिए मान लीजिए फुल सेल का एक रिएक्शन आपको लिखते हैं, याद होगा आपको कि जिंक प्लस सिल्वर आयन, और इससे बन गया जिंक आयन प्लस सिल्वर। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 था हमारा और यहाँ पर 2 लगा था, क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सिल्वर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिखा है, हाफ एंड हाफ रिएक्शन आपको पहले लिखना बताया जा चुका है। आप पुराने वीडियोस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इट्स ईएमएफ पर हमने जो वीडियो बना रखा है, आप उसको देखिए, तो आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये हमने एक फुल सेल का एग्जांपल लिखा, तो इस पूरे रिएक्शन के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में घूमे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि आप नोटिस करो कि इधर में 2 पॉजिटिव चार्ज, इधर भी 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ जिंक से जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया जिंक ने, वही 2 इलेक्ट्रॉन 2 सिल्वर आयन ने गेन किया और किसमें कन्वर्ट हो गया, सिल्वर में। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप बात को। ये हो गया हमारा कैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप ये सारी चीजें देख रहे हैं, अच्छे से एक बार समझ लीजिए। ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये बताया कि ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है और इसी इक्वेशन में हमने वैल्यूज को डाला, सॉल्व किया, ये इक्वेशन बना, और यही है हमारे काम का इक्वेशन कि हम कैसे नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ फाइंड करेंगे। जब केस स्टैंडर्ड नहीं होगा तब नर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, और यही हमारा इक्वेशन। ओके, इसमें एन की वैल्यू निकालनी होगी, कैसे निकालनी मैंने आपको बता दिया, और क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको और बताएंगे। अब बारी है क्यू की। देखिए क्यू कैसे बनाना, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसा तो आपको नोट्स मिल ही चुका, फिर भी मैं हट रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए इसको हटा दें। देखिए हमारा मान लीजिए कि एक मेटल है जिसपे n इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये n पॉजिटिव चार्ज है, तो ये n इलेक्ट्रॉन्स लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल। m मेटल है, इस पे n पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको n इलेक्ट्रॉन्स हमने दिया, किस में कन्वर्ट हो गया, m में। अब q कैसे निकाला जाता है, ये राइट साइड वाले का कंसंट्रेशन आप ऊपर रखो और नीचे किसको रखो, लेफ्ट वाले के कंसंट्रेशन। समझ में आ रही बात। अभी एग्जांपल भी लेके दिखाएंगे, लेकिन जनरल समझिए। राइट वाले का कंसंट्रेशन ऊपर, लेफ्ट वाले का कंसंट्रेशन नीचे आपको रखना है, यही क्यू निकालने का तरीका है।
अब आइए हाफ सेल के एग्जांपल में, पर्टिकुलर एग्जांपल देखो आप। जैसे मान लो कि जिंक आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और किसमें कन्वर्ट हो गया, जिंक में। तो Q आप कैसे निकालोगे, जिंक का कंसंट्रेशन बाय Zn+2, मतलब राइट वाले का कंसंट्रेशन ऊपर, लेफ्ट वाले का कंसंट्रेशन नीचे। लेकिन अब इसमें एक बात पे आप जरूर ध्यान दें, जिंक आयन यहाँ पर एक्वस स्टेट में है और जिंक यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है। तो जो सॉलिड स्टेट में होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में, कि उसका कंसंट्रेशन हमेशा हम कितना लेते हैं, 1। तो आपको यहाँ जिंक का कंसंट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे, 1। ऐसा आप किस केस में करेंगे, जो सॉलिड होगा उसके लिए आप क्या लिखेंगे, 1। मतलब जो सॉलिड होगा उसके लिए कंसंट्रेशन लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। समझ पा रहे हैं आप बात को? ये तो मैंने आपको एक हाफ सेल के अंदर एग्जांपल दिखाया कि कैसे हम क्यों निकालेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए, इसका मतलब क्या याद रखना है कि जो एक्वस स्टेट में होगा राइट साइड में, उसका कंसंट्रेशन ऊपर रखेंगे, और लेफ्ट साइड इक्वेशन में जो हमारा एक्वस स्टेट में होगा उसका कंसंट्रेशन कहाँ रखेंगे, नीचे। अब आपको एक फुल सेल रिएक्शन का भी एग्जांपल अभी दिखा देता हूँ। ओके, चलिए ये हमारा एक फुल सेल एग्जांपल लिखा हुआ, इसी को ले लेते हैं, इसको हटाया जाए। अभी इस पर आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, इसलिए आप पहले ठीक से समझ लें कि कैसे कैसे क्या क्या निकाला। चलिए इसी को लेते हैं, जिंक प्लस 2 सिल्वर आयंस, जिंक आयन प्लस 2 Ag। ये फुल सेल रिएक्शन है। तो फुल सेल रिएक्शन आपको क्या निकालना कहा गया, Q। अब आप Q कैसे निकालोगे, मैंने क्या कहा, जो एक्वस स्टेट में है राइट साइड में, देखो भैया ये सॉलिड, ये एक्वस सॉलिड, तो आप राइट साइड में क्या लिखोगे, राइट वाले का कंसंट्रेशन ऊपर और लेफ्ट वाले का कंसंट्रेशन हमने कहाँ रखा, नीचे। ध्यान से देखना, राइट वाले का कंसंट्रेशन जो एक्वस में था उसको ऊपर, लेफ्ट वाला जो एक्वस था उसको नीचे। लेकिन यहाँ 2 है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, होल स्क्वायर। तो आप बात समझ गए ना, Q कैसे निकालना, ध्यान से आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको एक जनरल प्रोसीजर बताया, उसके बाद 2 पर्टिकुलर एग्जांपल्स आपको बताएं। 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है, राइट वाले का कंसंट्रेशन जो एक्वस में है उसको ऊपर रखेंगे, और लेफ्ट वाले का कंसंट्रेशन जो एक्वस में उसको नीचे रखेंगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि अगर यहाँ पर आगे 2 है या कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर 3 होता तो यहाँ हम होल क्यूब लगा देते। तो मैंने आपको बता दिया कि इक्वेशन के अंदर में किसको क्या कहते हैं और किसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग पहले एक बार इन सब चीज़ों को समझ लें। अब मैं क्वेश्चन लिख करके आपको बताता हूँ कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होंगे। लेकिन उसमें 1-2 चीज़ें और भी हैं, जैसे लॉग की बात अगर कर लें तो आपको याद होगा कि log 10⁻10 की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर कहीं पर log 10 यहाँ पर 100 आ जाए तो क्या होगी, 2। कैसे आएगा कि वो बता दें, चलिए। log 10⁻10 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होगी 2 log 10⁻10। आपको याद होगा कि log m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, n log m होता है ना। ये जो पावर रहती है कहाँ से ले आती है, आगे। तो आप देखिए 2 कहाँ आ गया, फ्रंट में आ गया। 2 जब फ्रंट में आ गया तो ये log 10⁻10 बचा, इसकी वैल्यू 1, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से अगर ऐसा है कि log 10⁻10 टू द पावर -1, तो आंसर क्या होगा, -1। मतलब जो भी पावर में रहेगा 10 के पावर में वो आंसर हो जाता है। तो सारा बेसिक आपको मैंने समझा दिया। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन। पहले आप इसको नोट कीजिए और एक बार अपनी कॉपी से पढ़िए। ओके, तो आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। इफ प्रेशर ऑफ H2 चेंजेस फ्रॉम 1 bar to 10 bar, फाइंड सेल पोटेंशियल। सेल का पोटेंशियल कितना होगा, सेल का ईएमएफ कितना होगा। और हिंट में आपको स्टैंडर्ड देखिए यहाँ दिया हुआ है 0.00 वोल्ट, ये तो आपको पता है ना। इसी के रिस्पेक्ट में तो बाकी सबका ईएमएफ निकाला गया था स्टैंडर्ड वाला ना। अब देखो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, नर्स्ट इक्वेशन से, उसको एक बार याद करें फिर से कि फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E ऑफ 5 माइनस 0.0591 बाय n, और यहाँ पर log 10⁻3। यही फॉर्मूला है ना हमारा। तो इस फॉर्मूला में क्या क्या चीज मिसिंग है,
N की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए और Q की वैल्यू चाहिए। तो N तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्किट में जितना घूमेगा, ये तो स्टैंडर्ड ईएमएफ इट इज गिवन 0.00 वोल्ट। Q इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा पहले रिएक्शन, ठीक है, ये तो गिवन है, इसके लिए कुछ मेहनत नहीं करना है। अगर हाफ सेल होगा या फुल सेल होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। तो आप देखो Q के लिए आप ऐसा समझो, पहले क्या हुआ होगा कि ये हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का आयन 2 इलेक्ट्रॉन लिया, किसमें कन्वर्ट होगा, H2 में। तो ये एक्वस है और ये कौन है, गैस है ना। तो इस टाइम पर Q कैसे निकलेगा वो भी आप देखो। राइट साइड वाले का कंसंट्रेशन ऊपर रखते हैं, तो ये तो गैस है ना, तो गैस का क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर ऑफ H2 ऐसा लिखा हमने। और नीचे क्या कर रहे हैं, लेफ्ट वाले का कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन हमने लिखा और क्या कर दिया, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 आ गए। अब प्रेशर ऑफ H2 स्टैंडर्ड केस में तो 1 बार होता था, अगर आपको याद होगा, और स्टैंडर्ड केस में कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है, लेकिन केस तो स्टैंडर्ड नहीं है, 1 बार से चेंज करके कितना कर दिया गया, 10 बार, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 डालेंगे। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ H+, याद करो कि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पढ़ा था कि जो हम HCl मिलाते हैं उसका जो मोलर कंसंट्रेशन है इट इज 1, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, रिजल्ट क्या आ गया, 10। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, 10। और आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो N की वैल्यू भी क्या निकल गई है, 2। अब इन वैल्यूज को तीनों को यहाँ बिठा के सॉल्व कर दो। समझ रहे ना, यहाँ प्रेशर रखा, क्योंकि राइट वाले का कंसंट्रेशन ऊपर रखना है, तो और यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं है, प्रेशर है, तो हमने गैस का प्रेशर ऊपर रखा। लेफ्ट में हमारे पास आयन है जिसका कंसंट्रेशन है हमारे पास HCl में H+ का, तो हमने उसके कंसंट्रेशन को कहाँ रखा, नीचे, क्योंकि रूल तो यही था Q का, राइट वाले का कंसंट्रेशन ऊपर, लेफ्ट वाले का कंसंट्रेशन नीचे। अब आप यहाँ वैल्यूज को बिठाओगे तो यहाँ 0.00 माइनस 0.0591 बाय 2 log 10 बेस और क्या हो गया 10। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। इसका मतलब सिर्फ हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइड करो 0.0229 एंड 5 वोल्ट, ये हो गया हमारा E ऑफ सेल। तो हमने यहां पर निकाल लिया है इसका नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ। नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब समझ रहे ना, नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ है ये। नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने के लिए आपने देखा कि हमने कैसे नर्स्ट इक्वेशन का यूज किया है। तो हाफ सेल का मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक फुल सेल का एग्जांपल लेते हैं और ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। हमने और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप उसको बनाएंगे अपने पीडीएफ से, और जहां पर भी डाउट होगा हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, पहले आप इसको बना लीजिए। तो बना तो है आपके पास, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसको हटाता हूं मैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं फुल सेल वाला। मान लीजिए कि ऐसा है, जिंक से जिंक आयन बन रहा है, कंसंट्रेशन इज 0.01 ले लेते हैं इसका, और कॉपर आयन से जिसका कंसंट्रेशन 0.1 है, कॉपर बन रहा है, ठीक है। ये सॉलिड, ये एक्वस और ये सॉलिड। तो एक सेल हमने बना लिया, यहाँ पे लिख लिया फुल सेल। आप देख के समझ पा रहे होंगे, ये लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, ये सॉल्ट ब्रिज है ना। तो पुराने वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी समझ में आएगा ना। लेकिन यहाँ पर केस स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने कंसंट्रेशन रखा है जिंक आयन का, इट इज 0.01 मोलर, और कॉपर आयन का, कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन का क्या कंसंट्रेशन, इट इज 0.1 मोलर। स्टैंडर्ड ईएमएफ जो जिंक आयन से जिंक बनने का होता है, इट इज माइनस 0.76 वोल्ट, और कॉपर आयन से कॉपर जो बनने का होता है, इट इज प्लस 0.34 वोल्ट। ये याद नहीं रखना, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। मतलब आप देखिए, ये क्वेश्चन ही आपको दिया रहेगा पूरा कि ये क्वेश्चन है फाइंड इट्स ईएमएफ। क्या करें, इसका ईएमएफ निकालें, ठीक है। तो हमेशा की तरह पहले जो रिक्वायरमेंट्स इसको ढूंढा जाए, सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल लो, क्योंकि आपको रिजल्ट याद है ना। लिखूं क्या है, E ऑफ सेल इज इक्वल टू
E of 5 minus 0.0591 by n log 10 base q। क्या है? आपको E5 चाहिए, आपको n चाहिए, आपको q चाहिए। ओके, तो पहले हम चलते हैं E5 की तरफ, निकाल लेते हैं उसे। कैसे निकलता था याद करो आप। E5 इज इक्वल टू राइट, अभी राइट में कौन है? कॉपर। यहां करते हैं राइट माइनस लेफ्ट। याद है ना आपको, कैथोड वाले का पहले, एनोड वाले का बाद में। एनोड का ऑक्सीडेशन होता है। क्या रखो आप यहाँ पर राइट वाले में? कॉपर का कितना भैया? 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट, दोनों को ऐड कर लो 1.10 वोल्ट। ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ, जिसके हमें रिक्वायरमेंट। और क्या चाहिए? एन। एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा रिएक्शन। याद करो कैसे लिखते हैं। एट एनोड जिंक से बना जिंक आयन, 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया। एट कैथोड कॉपर आयन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया भैया? कॉपर। ये सब पहले बता चुके हैं आपको, ये दोनों कैंसिल करो आप। जिंक प्लस कॉपर आयन, जिंक आयन प्लस कॉपर। ठीक, अब आप कह सकते हो कि यहां जो सर्किट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 2। 2 इलेक्ट्रॉन घूमे ना सर्किट के अंदर। Q की वैल्यू निकाली जाए। इक्वेशन में आपको क्या बोला था कि जो एक्वस में है उसका कंसंट्रेशन ऊपर, राइट वाले का, राइट में जिंक आयन है, जिंक वाले का कंसंट्रेशन ऊपर, और लेफ्ट में जो रिएक्शन में लेफ्ट में जो एक्वस में है उसका कंसंट्रेशन कहां रखना है आपने? नीचे। ठीक है, अब वैल्यू डालो इसका। जिंक आयन का क्या कंसंट्रेशन है? 0.01, और कॉपर आयन का कितना है? 0.1। पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 2 बार 0 आएगा, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ 1 बार 0 आएगा, मतलब 1/10, इट मीन्स 10 to the power -1। सब निकाल लिया हमने, जो हमारी रिक्वायरमेंट है हमने सब फाइंड कर लिया। हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ चाहिए था, हमने निकाला। हमने एन की वैल्यू चाहिए थी, हमने निकाली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें क्यू की वैल्यू चाहिए था, वो भी हमने कैलकुलेट किया। अब इन सारे वैल्यूज को वहां डालेंगे और डाल के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बनाते हैं फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, नस्ट नहीं है, नस्ट है, NST है। तो आप देखो यहाँ प्लस 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591/2 log 10 base 10 to the power -1। सॉल्व करें, प्लस 1.10 वोल्ट, और ये ध्यान से रखना माइनस, इसको डिवाइड करेंगे 0.0295 इंटू -1। आप समझ रहे हो ना -1 कैसा है? बताया था थोड़ी देर पहले आपको। log m to the power n क्या होता है? n log m। -1 कहाँ आ जाता है? आगे। तो माइनस मान के माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। प्लस 1.1295 वोल्ट। ये हो गया हमारे सेल का ईएमएफ। समझ पा रहे क्या किया हमने? ये -1 आए, -1 और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। प्लस होने का मतलब 1.10 0.0295 दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो आपको बताया ना किस तरीके से अगर केस स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आप कैसे ईएमएफ फाइंड करोगे। उसके लिए आपको नस्ट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। नस्ट इक्वेशन के अंदर 3 चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। दैट इज स्टैंडर्ड ईएमएफ आपको पता होना चाहिए, और साथ साथ आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जानना पड़ेगा, आपको क्यू की वैल्यू जाननी पड़ेगी। नहीं दिया है तो फाइंड करना पड़ेगा, है ना। मैंने आपको एक हाफ सेल का भी एग्जाम्पल समझाया, और खास करके ये भी बताने की कोशिश की कि किन किन बातों का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। क्यू निकालते वक्त राइट साइड में जो एक्वस में है उसका कंसंट्रेशन ऊपर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में जिसका कंसंट्रेशन एक्वस में है उसका हम लोग कहाँ रखेंगे? कंसंट्रेशन नीचे। सॉलिड वाले का कंसंट्रेशन रखना नहीं है, उसका कैसा रखना है? 1, तो लिखना ही नहीं है। अगर गैस आ जाए तो कैसे बनाना वो भी आपको मैंने बताया, है ना। आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। थोड़ी मेहनत कीजिए, 2-3 बार आप वीडियो को देखें, और अगर फिर भी कहीं भी डाउट रहता है तो लाइव सेशन में आप जरूर पूछें, क्योंकि सबको मिलकर पढ़ना है। मेहनत करते हैं लगातार, आप देखिए, पढ़िए। इसके आगे अब हम लोग और नए टॉपिक पे मिलेंगे, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि क्या रिलेशन है गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में, और उस पर बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे आने वाले क्लास में।
ओके।